चल मुसाफिर चल, चल मुसाफिर चल। अरे हम लोग तो चले साथ में, मगर कोई तो है हमारे साथ में। अगर हम ना अगर तैयारी करें तो फिर किसके चलेंगे साथ में। तो इसी के साथ हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं और इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। और जिस चैनल से तैयारी कर रहे हैं आप लोग, और बेहतर तैयारी कर रहे हैं, जो कि हमारे चैनल से जुड़े रहिए आप लोग, ताकि आपको मिलता रहे प्रत्येक दिन वीडियो और आपकी तैयारी मजबूत बने। जिंदगी का एक पहलू है जिसे हम उससे निभा देंगे तो हमें खुशियाँ जरूर मिलेगी। अगर नहीं निभाएंगे तो खुशियाँ हाथ से चली जाएंगी। तो आप लोग इस कदम को चुनिए, इस कदम पे चलिए कि आपके क्या हो, जो चाह रहे हो जिंदगी में पूरा हो जाए। चलिए ठीक है, इसी के साथ बिना समय को नुकसान करते हुए दोस्तों, और अपने हम कार्य पे चले और कार्य पर हम लोग तत्पर रहें, ताकि हम लोग वीडियो बनता रहे आप लोग के साथ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे चला जाए और बने रहिए हमारे चैनल पे। और हाँ, सब्सक्राइब मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भूले तो गड़बड़ा जाएगा। सब्सक्राइब मत भूलिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए, ताकि हम लोग भी क्या हो, अच्छे मुकाम पे पहुंचे। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि भार, भार जो है भार, भार एक बल है जो किसी वस्तु पर डैश डैश दिया उसपे है, ये डैश डैश से कार्य करता है। मतलब भार क्या है, भार के बारे में हम जानेंगे भार क्या होता है। पहले इसकी फार्मूला हम जानेंगे, भार क्या होता है। भार मतलब अगर भार का मात्रक क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा भार के बारे में जाने। देखिए, भार एक भार का मात्रक, भार का मात्रक होता है, मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है भार का मात्रक क्या होता है, तो भार का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है ना। भार में डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एम जी होता है। एम जी हमेशा, अभी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। डब्ल्यू बराबर एम जी, यह एक सदिश राशि है। यह एक क्या है? यह एक, यह एक सदिश राशि है। ये भी याद रखना है आप लोगों को। यह क्या है? सदिश राशि, सदिश राशि। तो इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है ना। क्या है? सदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। डब्ल्यू बराबर एम जी सदिश राशि होगा, ये ध्यान जानिएगा। यदि सदिश राशि होगा तो परिमाण, सदिश राशि होगा तो परिमाण और दिशा दोनों होगा। परिमाण और दिशा क्या होगा? इसमें परिमाण भी होगा, क्या होगा? परिमाण भी होगा, परिमाण और दिशा दोनों होगा। परिमाण और दिशा क्या होगा? परिमाण और दिशा दोनों होगा। डब्ल्यू बराबर एम जी पर देखा जाए, डब्ल्यू बराबर एम जी, डब्ल्यू बराबर एम जी पे देखा जाए तो ये जो भार है आपका हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से नीचे कार्य करता है। न्यूटन का बात तो आप लोग जाने होंगे। सेव का जो बात, सोए थे, सेव ऊपर था और क्या किए, सेव गिरा, उसके बारे में सोचने लगे कि क्या गिरा है क्या नहीं गिरा है, उसके बारे में बहुत ज्यादा अध्ययन किए। तो वो आप न्यूटन का प्रथम नियम भी पढ़े होंगे कि न्यूटन का प्रथम नियम क्या है। जब कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगा, जब कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में, जब तक उसको कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बाह्य बल मार धक्का दो, आगे बढ़ जाए। तो ये सुने होंगे आप, 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये 11th क्लास में पढ़े होंगे, और ये नॉर्मली बात है, आप लोग जानते होंगे। तो बाह्य बल जब तक लगाया नहीं जाए ना तब तक वो, न्यूटन सोए थे तो ऊपर से गिरा, और तो सोचे कि एक गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से गिरा है और बाहरी बल लगाया गया। बाहरी बल का मतलब कि मान लीजिए हवा भी होगा, कोई पत्ता या कोई किसी पत्ते से लग के गिर गया होगा, तो बाहरी बल। जब तक नहीं बाहरी बल कोई लगा होगा, हवा चल रहा है, बाहरी बल लग गया, नीचे क्या होगा, सेव आ गया। तो न्यूटन उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किए थे, और जो कि बताया था कि हमेशा अगर वस्तु ऊपर रहेगी तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या होगा, वस्तु नीचे आएगा, जिसकी वजह से हमेशा क्या होगा, वस्तु नीचे आएगा। ये बताया था कि न्यूटन ने बताया था। कौन बताया था? न्यूटन ने बताया था। एक बात और बता दूं कि आप लोगों को जब गुरुत्वाकर्षण जो जड़त्व का नियम जो पूछता है, तो जड़त्व का नियम एक बार ये भी कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन की, जड़त्व का नियम सबसे पहले कौन दिया था? सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। कौन दिया था? गैलीलियो ने। तो ये भी याद रखना है कि गैलीलियो ने सबसे पहले दिया था। और
न्यूटन ने उसके बाद किया था, ठीक ना। तो न्यूटन का नियम हम लोग जानेंगे और आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। तो बताइए कि जब भार एक बल है जो किसी वस्तु पर कार्य करता है, तो कार्य करते तो क्या होता है, तो वो नीचे की तरफ यानी कि नीचे की ओर क्या करेगा, नीचे की ओर कार्य करता है। कहाँ करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सही जाएगा, इसमें ऑप्शन आप लोग बताइएगा कौन ऑप्शन सही जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जाएगा हमारा नीचे की ओर। आसानी से बता दीजिए, नीचे की ओर कहाँ जाएगा, नीचे की ओर जाएगा। तो कार्य कहाँ करेगा, नीचे की ओर कार्य करेगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोलाइडिंग कणों का अलग करने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग करता है। अब कोलाइडी कणों में कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन एक विषमांगी है, विषमांगी मिश्रण है। क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो कोलाइडी विलयन में जैसे मान लीजिए कि दूध से क्रीम निकालना, अगर दूध में देखा जाए दूध से क्रीम निकाला जाता है, तो दूध से जब क्रीम निकाला जाता है तो एक कोलाइडी विलयन है। उसमें जब निकाला जाएगा ना, उसमें कुछ कण होते हैं। मान लीजिए दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम निकालना, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं दूध से, अगर दूध क्या है, दूध दूध क्या, दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम निकालना, दूध से क्रीम क्रीम निकालना निकालना, ठीक है ना। दूध एक कोलाइडी विलयन है। क्या, दूध एक कोलाइडी है, दूध एक कोलाइडी विलयन है। क्या, दूध एक कोलाइडी विलयन है। अगर हम कहें दूध से मक्खन निकालना, दूध से दूध से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन दूध से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना, दूध से मक्खन निकालना। मतलब निकालना का मतलब हम समझा रहे हैं कि निकालना इसे लिख रहे हैं, कुछ आगे हमको बात लिखना है ना, आगे कुछ चीज लिखना है, इसलिए निकालना। दूध क्या है, एक कोलाइडी विलयन। तो कोलाइडी विलयन एक विषमांगी मिश्रण है। ये भी चीज हम आप लोग के सामने लिख दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को हेल्प होगा पढ़ने में। कोलाइडी विलयन, कोलाइडी 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 क्या है, कोलाइडी एक विषमांगी मिश्रण है। क्या है, एक विषमांगी मिश्रण है। तो इस चीज को भी याद रखना पड़ेगा, विषमांगी मिश्रण है। क्या है, विषमांगी मिश्रण। इस चीज को याद रखिए, कोलाइडी क्या है, विषमांगी मिश्रण। तो विषमांगी मिश्रण का मतलब क्या, अगर उसमें से कुछ पदार्थ को निकालना होगा, किस तकनीकी का उपयोग किया जाएगा, यही क्वेश्चन में पड़ रहा है। किस, अगर मान लीजिए दूध से क्रीम को निकालना हो, अगर दूध से मक्खन को निकालना हो, तो किसका उपयोग करेंगे, दूध से मक्खन निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हम अपकेंद्रीय अपकेंद्र का प्रयोग करेंगे, अपकेंद्रीय अपकेंद्र द्वारा अपकेंद्र द्वारा अपकेंद्र द्वारा अपकेंद्र द्वारा। तो यहाँ हम बात जानेंगे अपकेंद्र द्वारा। जैसे मान लीजिए कि वो दूध से क्रीम, दूध से क्या निकालते हैं, दूध से मक्खन भी निकालते हैं। इसी प्रकार गाँव होता है, कैसे निकालने वाला मक्खन चारों ओर घूमता है, चारों ओर क्या होता है, सभी मक्खनों क्या होता है, चिपक जाते हैं उसमें। सही मक्खन चिपक जाएंगे, चिपक के अगर बाहर निकल जाएगा। आप लोग गाँव में देखा होगा कि एक घुमाने वाला होता है, उसी से क्या होता है, चारों ओर घुमाया जाता है ताकि वो क्या करे, उसमें चिपक जाए, चिपक के क्या हो रहा है, बाहर निकल जाए। तो इस प्रकार से क्या है, दूध से मक्खन निकाल लेते हैं, दूध से क्या कहते हैं, क्रीम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। कोलाइडी विलयन की विषमांगी मिश्रण है, ये भी जानकारी रखिएगा। कोलाइडी विलयन क्या है, विषमांगी मिश्रण है, ठीक है। ऐसे में ऑप्शन क्या जाएगा, कोलाइडी कणों को तकनीकी का प्रयोग करते हैं। तो कोलाइडी कणों को तकनीकी का प्रयोग करते हैं, इसका भाप द्वारा नहीं। भाप तो क्या है, भाप किसी, अब भाप थोड़ा सा पढ़ लेते, भाप क्या है, भाप किसी अगर द्रव जो है, द्रव किसी ताप पर, किसी निश्चित ताप पर यदि गर्म किया जाता है, किसी निश्चित ताप पर क्या कहता है, गर्म किया जाता है, तो वाष्प में बदल जाता है, उसे वाष्पीकरण भी कहते हैं। भाप तो वाष्पीकरण, ये भाप द्वारा मतलब वाष्प में बन जाता है, समझ जाता है, वाष्प में कोई ठोस पदार्थ होता है सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। इसमें ऊर्ध्वपातन द्वारा जैसे कपूर है, क्या है, कपूर है, तो सीधे क्या होगा, वाष्प में परिवर्तित। किसी निश्चित ताप पर क्या होगा, किसी निम्न ताप पर भी क्या होगा, उसे बाहर रखा जाए तुरंत क्या होगा, उड़ जाता है, तुरंत क्या होगा, उड़ जाएगा। तुरंत उड़ने का मतलब क्या हुआ, यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो गया, क्या हो गया, वाष्प में परिवर्तित हो गया। तो इस बात को हम जानेंगे। बोलते बोलते मच्छर अंदर आ गया, क्या किया जाए। मच्छर इतना उड़ रहे हैं कि
अब कब पता कब मुंह में चला जाए। चले जाओ नीचे, क्या गया है, जा भाग जा, अंदर जा, अब काम नहीं है किसी से, ठीक है। अब अंदर चला गया तो क्या किया जाए, बड़ा लग रहा है। ठीक है, कोलाइडी भाप, तो भाप बता चुके हैं कि भाप क्या है, ठीक है। वाष्प बता चुके हैं कि वाष्प क्या है। तो वाष्प क्या है, वाष्प की कोई द्रव है, द्रवावस्था, द्रव में वाष्प की अवस्था बदल जाए उसे हम भाप भी कहते हैं, वाष्पीकरण भी कहते हैं। आसवन मेरी यदि तरल पदार्थ कोई है, यदि कोई तरल पदार्थ मतलब मान लीजिए कि वाइन, वाइन में क्या हो, एल्कोहल हो और वाटर, जल, एल्कोहल हो और क्या हो, तरल पदार्थ। तरल पदार्थ को क्या करता है, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ में जो होता है, तरल पदार्थ क्या करता है, जैसे मान लीजिए कि आपका क्या हो, वाइन, वाइन मतलब शराब, शराब का मतलब कि एल्कोहल और जल, एल्कोहल और एल्कोहल, एल्कोहल और एल्कोहल और जल, एल्कोहल और जल को अलग करना हो तो ये आसवन विधि द्वारा क्या करते हैं, आसानी से ज्ञात करते हैं, ठीक है ना, उसको अलग कर लेते हैं। अब आता है अपकेंद्र, तो अपकेंद्र क्या होगा, अपकेंद्र के द्वारा एक तकनीक से क्या करते हैं हम लोग, कोलाइडी कणों को अलग करते हैं, कोलाइडल जो कण होते हैं उससे ही क्या करते हैं हम लोग अलग करते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा कि कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए हमें प्रयोग करते हैं अपकेंद्र का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, केंद्र करते हैं। ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए, कि आप लोग स्क्रीन शॉट पहले ले लीजिए, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच रहे हम लोग। स्क्रीन शॉट जब ले लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रणोद एक प्रकार का बल है जो किसी सतह, जो किसी सतह पर कार्य करता है, कैसा कार्य करता है, समांतर करता है कि 45 डिग्री पर कि 90 डिग्री पर, कोई और भी ऑप्शन आपको क्या करेगा, दे देगा, ठीक है। तो हम जानेंगे क्या है प्रणोद, प्रणोद के बारे में जानेंगे। पहले प्रणोद का थोड़ा सा हम फार्मूला देख लेंगे, पी बराबर, पहले दाब का हम फार्मूला, दाब से ही फार्मूला हमारे से निकलता है, पी बराबर होता है, पी बराबर एफ बाई, पी बराबर एफ बाई ए, एफ एफ पी बराबर एफ बाई, इसी पी बराबर होता है प्रणोद, प्रणोद बटा क्षेत्रफल, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। हमेशा प्रणोद जो होता है क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, यदि क्षेत्रफल हमारा, यदि क्षेत्रफल हमारा कम हो तो दाब क्या होगा, अधिक रहेगा, दाब क्या रहेगा, अधिक रहेगा। यदि हमारा क्षेत्रफल क्या हो, कम हो, तो प्रणोद दाब क्या होगा, अधिक रहेगा। जैसे मान लीजिए किसी दीवार पर कील ठोकना है, किसी दीवार पर कील ठोक रहे, तो ठोकने वक्त हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उससे कील नुकीला होता है, और जो नुकीला होता है यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, जिसकी वजह से हथौड़े से मारने पर लंबवत मारते हैं, और जैसे ही मारते हैं तो कील क्या होता है, अंदर चला जाता है। क्षेत्रफल कम, दाब ज्यादा, और मारेंगे अंदर पहुंच जाएगा, सीधे अंदर पहुंच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि क्षेत्रफल कम हो और मारने पर क्या होता है, लंबवत जाता है, ठीक है ना। तो लंबवत क्या होता है, अंदर चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जानेंगे हम कि यहाँ जो दिया है, अब इसका थोड़ा सा प्रणोद का हम परिभाषा जानेंगे कि प्रणोद का परिभाषा क्या होता है। प्रणोद का परिभाषा क्या होता है, किसी वस्तु की सतह, किसी वस्तु के, किसी वस्तु, किसी वस्तु के, किसी वस्तु के सतह, किसी वस्तु के सतह पर लंबवत दिशा में, किसमें दिशा में, लंबवत, लंबवत, लंबवत दिशा में, लंबवत, लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में लगने वाले बल को, बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। इसको चीज को याद रखिए, परिभाषा भी कभी कभी क्या होता है, पूछता है, परिभाषा ही पूछता है, किसी सतह पर लगने वाले, किसी सतह पर, किसी सतह, किसी वस्तु के सतह पर लगने वाले लंबवत, लंबवत दिशा में लगने वाले, लंबवत दिशा में जो बल होता है उसे हम प्रणोद कहते हैं। जब किसी सतह पे, जब किसी वस्तु की सतह पर लंबवत दिशा में लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक मान लीजिए कि यहाँ पे मेज रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मेज है, मेज है, मेज है, ठीक है ना, मेज को हम बना दे, थोड़ा सा जाते हैं मेज बना देगा। अब इस मेज पर जैसे ही एक लकड़ी का मान लीजिए कोई गुटका है, चाहे लकड़ी का टुकड़ा है, चाहे मान लीजिए पत्थर का टुकड़ा है, कुछ भी टुकड़ा मान लीजिए, इस मेज पर जब रखा जाएगा, इस पर कैसे बल काम करेगा,
तो बल क्या होगा, लंबवत काम करेगा। देखिए बल क्या होगा, लंबवत काम करेगा। लेकिन लंबवत माने वो हमेशा क्या होगा, लंबवत नीचे की ओर होना चाहेगा। तो एक लंबवत बल कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, लंबवत भरा जाएगा। तो यही ऑप्शन है, प्रोध एक प्रकार का बल है जो किस प्रकार का सत्ता पर कार्य करेगा। तो समांतर नहीं काम करेगा, समांतर कहाँ काम करेगा, 45 डिग्री पे काम करेगा। 45 डिग्री पे फेंक दे तो फेंक दिया जाए, अगर अगर कोनो वस्तु लेकर फेंक दिया जाए 45 डिग्री मार एकदम गन करके बहुत दूर तक जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री पे किसी वस्तु को प्लान में मारा, 45 डिग्री में फेंक दिया जाए तो वस्तु जाके बहुत तेजी से दूर तक गिरेगा। ये तो हो ही नहीं सकता है, 45 डिग्री हो नहीं सकता है, ठीक है। लंबवत हो सकता है, लंबवत क्या है, लंबवत यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो इसको भी क्या कीजिए, इसको भी नोट कीजिए, क्योंकि नोट करते चलेंगे ना, कि नोट करते जब तक चलेंगे तब तक आप बेहतर तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप इसको एक नोट्स बना लीजिए, नोट्स में उसको लिखा कीजिए कि ये हम जब हम पेपर देने जाएं टेक्नीशियन एएलपी या हम ग्रुप डी का देने जाएं, हाँ एक थंबनेल पर ग्रुप डी लिख दिया गया है तो बहुत समझिए ग्रुप डी का तैयारी कराया जा रहा है। ये टेक्नीशियन का भी है, एएलपी का भी है, सब एग्जाम के लिए, यानी कि जिसमें जिसमें साइंस पूछता है, जीके पूछता है, जीएस पूछता है, सबके लिए क्या है, अवेलेबल है। तो आप लोग उससे मत भागिएगा और इससे बने रहिएगा चैनल से, क्योंकि तैयारी करेंगे तो कहने का मतलब यही क्वेश्चन रहेगा। और आप लोग क्या करेंगे, नहीं तैयारी करेंगे, थंबनेल देख कर चले जाएंगे और कहेंगे "ए, तो ग्रुप डी का है"। ग्रुप डी का नहीं है बाबू, आप भिड़े रहिए इस पे, ताकि आपको ए, हर समय काम करेगा ये, ठीक है ना। तो उस चक्कर मत रहेगा, थोड़ा सा थंबनेल पे मत जाइएगा, आप तैयारी में रहिए, ठीक है। तो इसको नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पौधे में तना, डंठलों और पत्तियों को यांत्रिक सहारा और लचीलापन किस ऊतक द्वारा होता है। इसे मान लीजिए कोई पौधा है, उस पर पौधे पर मान लीजिए कभी ऐसे झुक जाता है, तो कभी ऐसे झुक जाता है, तो कभी मान लीजिए कभी क्या होता है, तो झुकने के, यानी कि उसमें लचीलापन जो भी होता है वो किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है। हम देखेंगे पोलन काइमा द्वारा, पैरन काइमा द्वारा, क्लोरन काइमा द्वारा, ये सभी। तो हम तीन ऑप्शन दिया है, ये सभी तो नहीं हो सकता है, क्लोरन काइमा ये सभी नहीं हो सकता। ये तो इसी तरह ऑप्शन क्या है, गलती है, ठीक है ना। अब तीन ऑप्शन में से देखना, तीनों ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही है। पहले हम जानेंगे थोड़ा, हम जानेंगे क्लोरीन काइमा क्या होता है, क्लोरीन काइमा। इस क्लोरीन काइमा के बारे में हम जानेंगे, क्लोरीन काइमा क्या होता है। क्लोरीन काइमा देखिए, क्लोरीन काइमा में तो एक नाम से जानेंगे, नाम से क्या होता है क्लोरीन काइमा। क्लोरीन काइमा का नाम जानिए, किसी पौधा में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, जिससे पौधे क्या होते हैं, हरे बनते हैं। इसी चीज को लिखे पड़ा यहाँ पे, इसी चीज को लिखते हैं। इसमें क्या होता है, पौधे में क्या होता है, पौधे में पौधों में पौधों में क्या होता है, पौधों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। पौधे में क्लोरोफिल होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होता है, पौधे हरे भरे होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हरा भरा होता है, जैसे हरा दिखाई देता है। इस क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण करने में क्या होता है, सहायता होता है। प्रकाश संश्लेषण आसानी से कर सकता है, तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण। क्लोरीन कैमा से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण भी होता है, क्लोरीन कैमा से प्रकाश संश्लेषण भी होता है, ठीक है ना। इस चीज को भी क्या करना है, याद रखना है। अब हम जानेंगे पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा क्या है, पेरेन्काइमा पेरेन्काइमा देखिए, ये प्रकाश संश्लेषण तो करता ही, जाहिर सी बात है प्रकाश संश्लेषण करेगा, और जो इसकी भोजन को भंडार भी करेगा, भोजन को भंडार भी करेगा और प्रकाश संश्लेषण भी करेगा। तो हम लिखें, पहले थोड़ा सा ये भी जान लें कि पेरेन्काइमा एक बहुमुखी 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 ऊतक है। बहुमुखी क्या है, ऊतक है, बहुमुखी ऊतक है, ठीक है ना। ये ये देखिए, फल, बीज, तना तथा जड़ों में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है, फल तथा तना, फल बीज फल बीज तथा तना तथा जड़ों में क्या करता है, पाया जाता है। में
पाया जाता है। ठीक है ना, ये भी चीज याद रखिएगा। यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये भोजन भंडार, भोजन भंडार में भोजन भोजन भंडार करने में भोजन भंडार करने में प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश संश्लेषण और भोजन को भंडार करने में क्या होता है, ये कार्य करता है। ये भोजन को भंडार करता है और प्रकाश संश्लेषण क्या करता है, स्टोर करता है। यानी कि इसका कार्य क्या है, भोजन को भंडार करना और प्रकाश संश्लेषण को स्टोर करना। अब क्लोरीन काइमा पे हम चलते हैं। अब समझ गए कौन ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस ऑप्शन क्या होगा, ये सही होगा। अब इसमें जो है क्लोरीन काइमा, क्लोरीन काइमा देखिए, क्लोरीन काइमा क्या होता है, पौधे में जो भी कोलन काइमा, सॉरी क्लोरीन नहीं क्या है, कोलन काइमा। कोलन काइमा क्या करता है, पौधे के जो तने होते हैं, जो कहते हैं तना, डंठलों और पत्तियों को आसानी से क्या करते हैं, लचीलापन बनाते हैं, जिसके क्लोरीन क्लोरीन काइमा से होता है। तना तना तना, डंठल और पत्तियों को यांत्रिक सहारा, यांत्रिक मतलब सहारा प्रदान करना, उसको मतलब बनाए रखना, सहारा देना। लचीलापन, लचीलापन किस ऊतक द्वारा होता है, तो कोलेन काइमा द्वारा, कोलेन काइमा द्वारा होता है। ये कोलेन काइमा जो होता है, इसकी जो मोटाई होती है, इसकी मोटाई सेलुलोज होती है। सेलु कोलेन काइमा की जो मोटाई बनी होती है सेलुलोज की, सेलुलोज की, सेलुलोज की, सेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, हेमी हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और तथा पैक्टिन, तथा पैक्टिन। कारण क्या होता है, इसकी मोटाई होती है, जो मोटाई होती है सेलुलोज का होती है, सेलुलोज का होती है और पैक्टिन का कारण होती है। तो इस चीज को भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, ये आप सब में से क्या कीजिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, हर वीडियो का हर जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसको स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ताकि आपको क्या हो, बेहतर हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ठीक है। फिर क्वेश्चन हम लोग चलेगा 5 नंबर क्वेश्चन पे, 6 नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, सवाल में जन्म किसके द्वारा निम्न में से होता है, किसके द्वारा निम्न में से होता है। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन में से कौन सही होगा। पहला ऑप्शन कायिक जन्म, लैंगिक जन्म, अलैंगिक जन्म, तीनों से। शैवाल थोड़ा सा क्या होता है, शैवाल जो पाया जाता है समुद्र में पाया जाता है, थोड़ा सा तो या तो जल में पाया जाता है और सूखे हुए चीज में पाया जाता है, और उसी में पाया जाता है शैवाल। ठीक है ना, शैवाल में हम शैवाल का जन्म मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब उसकी संतान कैसे उत्पन्न होते हैं, मतलब उसकी मतलब अगर जन्म हो तो कैसे होता है उसका जन्म, शैवाल का जन्म मतलब यही कह रहा है कि शैवाल में जन्म, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन मतलब कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़े, किसके द्वारा निम्न में से होता है, कायिक जन्म, लैंगिक जन्म, अलैंगिक जन्म, तीनों से, इस तीनों से होता है, किससे होता है, ये हम जानेंगे। ठीक है ना, देखिए थोड़ा हम लैंगिक और अलैंगिक के बारे में जानेंगे, लैंगिक क्या होता है और अलैंगिक क्या होता है। ठीक है ना, इसको जानेंगे, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक जन्म के मतलब क्या होता है, लैंगिक है ना, लैंगिक जन्म के मतलब ये होता है कि एक साधारण भाषा में जानेंगे, जब एक पुरुष और एक महिला, जब एक पुरुष एक महिला दोनों मिलाप होता है, तो एक बच्चे या बेबी का जन्म होता है, एक संतान की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम कहते हैं लैंगिक जन्म। क्या कहते हैं, लैंगिक जन्म कहते हैं। अगर एक पुरुष एक महिला दोनों में क्या होता है, यानी कि उसका शुक्राणु और उसका अंडा से दोनों मिलकर क्या होते हैं, एक बेबी का जन्म होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो उससे क्या होता है, वो लैंगिक जन्म है। क्या है, इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों होते हैं। दोनों क्या होते हैं, स्पर्श के कारण क्या होता है, स्पर्श करते हैं, जब उसके शुक्राणु और उसके अंडाशय में क्या होता है, जब वो शुक्राणु और अंडाशय दोनों मिलकर क्या होते हैं, एक बेबी का जन्म होता है, यानी कि बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, जिसे हम कहते हैं लैंगिक जन्म। क्या कहते हैं, लैंगिक जन्म कहते हैं। अलैंगिक जन्म किसे कहते हैं, अलैंगिक जन्म किसे कहते हैं, इसी पर समझना, इसको इसी पर हमको क्या करना है, समझना है। अलैंगिक जन्म का मतलब क्या होता है, अलैंगिक जन्म का मतलब ये होता है, या तो दोनों में से कोई एक हो, या तो मादा हो या तो नर हो, या तो मादा हो या तो नर हो, हाँ या तो मादा हो या तो नर हो, या तो मेल हो या तो या तो मेल हो या तो फीमेल हो, यानी कि पुरुष हो या महिला हो। तो उसमें से कोई एक से क्या होता है, कोई एक से मतलब बच्चों की
बच्चे उत्पत्ति तो नहीं होगी, उसका जन्म होता है। लेकिन एक कोई नर होगा चाहे मादा हो, उससे क्या होगा, संतान की उत्पत्ति होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसमें दो मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक का जरूरत है। सिर्फ एक से क्या होता है, जिसे हम कहते हैं अलैंगिक जन्म। क्या कहते हैं, अलैंगिक जन्म। जैसे में क्या है, शैवाल में दोनों पाया जाता है। शैवाल में देखिए कायिक जन्म, कायिक जन्म जानते हैं, कायिक जन्म जो जन्म है इसे ही कहते हैं अलैंगिक जन्म। कायिक एक जन्म अलैंगिक जन्म है। कायिक जो जन्म होता है, कायिक जन्म, कायिक कायिक जन्म, कायिक जन्म एक प्रकार का, एक प्रकार का अलैंगिक जन्म है। क्या है, अलैंगिक जन्म है। क्या है, अलैंगिक जन्म, अलैंगिक जन्म है। एक प्रकार क्या है, अलैंगिक जन्म है। एक प्रकार का ये अलैंगिक जन्म है। तो ये कायिक और अलैंगिक दोनों एक ही है, ठीक है ना। इस लैंगिक जन्म से होता है, क्या होता है, लैंगिक। लैंगिक शैवाल में दोनों प्रकार से होता है, लैंगिक से भी होता है और अलैंगिक से भी होता है। लैंगिक से भी होता है और अलैंगिक से, यानी कि ये तीनों ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 कौन जाएगा, ये जाएगा। तीनों से होता है, कायिक जन्म, लैंगिक जन्म, अलैंगिक जन्म। अब फिर अलैंगिक जन्म, कायिक जन्म यानी कि अलैंगिक जन्म क्या होते हैं। देखिए अलैंगिक जन्म के बारे में बताएं आपसे, यानी कि इसमें नर रहेगा, इसमें नर या मादा, या मादा में से, मादा में से कोई एक, कोई एक, कोई एक होगा, कोई एक होगा। एक होगा नर और मादा, नर और नर और मादा, नर और मादा, मादा दोनों होंगे। क्या होंगे, दोनों, दोनों, ये दोनों, दोनों से, ठीक है ना, ये दोनों से होते हैं। देखिए कायिक जन्म में होता है, कायिक जन्म विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, इसमें हाइड्रा और ईस्ट भी आ जाएंगे। इसमें हाइड्रा और ईस्ट मुकुलन द्वारा, कम द्वारा। जैसे मान लीजिए आलू का पेड़, आलू को बोया गया है, तो आलू के क्या होता है, जो जड़ होता है, जड़ क्या होता है, जड़ उसका फूलना चालू हो जाता है। जैसे जड़ क्या होता है, जैसे मान लीजिए आलू का तना है, आलू क्या है, आलू ये बोया गया है, ये आलू बोया गया है, ये आलू बोया गया है, ठीक है ना, ये आलू बोया गया है, ये जड़ है, मिट्टी में है, मिट्टी में है, क्या है, मिट्टी में है। तो इसके जड़ क्या होते हैं, फूलने चालू हो जाते हैं। क्या होते हैं, फूलने चालू होते हैं। तो ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन करता है। देखिए आलू को जब खेती होता है, तो आलू आलू को सिर्फ काट करके कहता है, आलू काट कर बो दिया जाता है, आलू काट कर क्या कहते हैं, बो दिया जाता है। तो बोने का मतलब क्या होता है, किसी और से निषेचन नहीं कर रहा है, यानी क्या, अलैंगिक जन्म, क्या है, अलैंगिक जन्म। इसमें सिर्फ नर या मादा होगा, तो क्या है, वो एक प्रकार से बो दिया जाता है। अब बोने के बाद क्या होता है, फसल हो जाती है। तो उसमें कोई निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। और सिर्फ क्या होता है उसमें, उसमें अलैंगिक जन्म होता है। क्या होता है, अलैंगिक जन्म के कारण क्या होता है, उसकी नए जीव की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यानी कि नए नए आलू क्या होते हैं, उगना चालू हो जाते हैं। इसी प्रकार हाइड्रा इसी प्रकार होता है। हाइड्रा ईस्ट जो होते हैं, जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा हमारा इस प्रकार है। हाँ हाइड्रा इस प्रकार होता है। हाइड्रा क्या है, ये हाइड्रा क्या है, ये हाइड्रा। इसी पर क्या होता है, ये बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। एक बार क्या होता है, एक बार ऐसा स्थिति आएगा, ये टूट जाएगा। क्या होगा, ये टूट जाएगा, टूट कर क्या होगा, यानी कि विखंडन द्वारा टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा, एक नए हाइड्रा का जन्म होगा, एक नए हाइड्रा का जन्म होगा। इसी तरह ईस्ट होते हैं। ईस्ट क्या होते हैं, ईस्ट इस प्रकार के होते हैं, देखिएगा ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट बता दे रहे आपसे हम। ये ईस्ट है, क्या है, ये ईस्ट है। ईस्ट पे ऐसे 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 क्या होता है, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। ये भी क्या होता है, कभी ऐसा विखंडित हो जाएगा। क्या होगा, ये टूट कर, ये भी क्या होगा, विखंडित होकर गिर जाएगा। विखंडित होकर जब गिरेगा, मान लीजिए यहाँ कट गिर गया, चाहे यहाँ से कट गिर गया, यहाँ से कट गिर गया, तो कट के गिरने के बाद क्या होगा, ये ये ईस्ट क्या होगा, एक नए जीव की उत्पत्ति कर देगा। एक नए जीव क्या करेगा, उत्पत्ति कर देगा। इस प्रकार से यानी कि हमारा विखंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, हार्मोगोन द्वारा भी होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका जन्म सब विखंडन द्वारा होता है, ठीक है ना। अलैंगिक जन्म वही है, अलैंगिक जन्म, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही होगा। अम्लीय क्षारीय पदार्थों का पता लगाने के लिए कुछ सूचक का कह रहा है कि अम्लीय या क्षारीय पदार्थों को पता लगाने के लगाने लगाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा छूटा है, लगाने के लिए, लगाने के लिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं,
लगाने के लिए, ठीक है ना, लगाने के लिए किस सूचक का उपयोग करते हैं? फिनाल्फथैलीन, मेथिल ऑरेंज, वैनिला एसेंस की नीला लिटमस, किसका उपयोग किया जाता है? देखिए, फिनाल्फथलीन एक प्रकार का क्या है? फिनाल्फथलीन, फिनाल्फथलीन क्या है? फिनाल्फथलीन क्या है? एक रासायनिक सूचक है। क्या है? एक रासायनिक 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 सूचक। रासायनिक क्या है? सूचक जो विलयन में पीएच के आधार पर रंग को बदलता है। रंग रंग को बदलता है, रंग को बदलता है। क्या कहता है? रंग को बदलता है। रंग का बदलता है। अम्लीय विलयन में देखिएगा, अम्लीय, यहाँ पे अम्लीय में क्या होता है? अम्लीय में रंगहीन होता है। क्या होता है? अम्लीय में क्या होता है? रंगहीन देता है। लेकिन इसी को क्षारीय में, तो क्षारीय में क्या देगा? क्षारीय में गुलाबी देता है। क्या होता है? गुलाबी रंग। क्षारीय में गुलाबी रंग और अम्लीय में रंगहीन, रंगहीन सूचक करता है। ठीक है ना। अब मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज के बारे में देख लेंगे। मेथिल ऑरेंज भी क्या करता है? ये रंग बदलता है। क्या करता है? रंग बदलता है। देखिए, जो होता है अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में लाल, मेथिल ऑरेंज। अम्लीय, अम्लीय में क्या? अम्लीय विलयन में, अम्लीय विलयन में लाल, अम्लीय विलयन में लाल। और क्षारीय में क्या होता है? क्षारीय में नीला, क्षारीय में नीला, क्षारीय में नीला, सॉरी क्षारीय में पीला, क्षारीय में पीला, क्षारीय में पीला बन जाता है। क्षारीय में पीला और अम्लीय में लाल। एक का प्रकार क्या है? ये भी एक प्रकार का मेथिल ऑरेंज जो है एक प्रकार का सूचक है। एक प्रकार का क्या है? सूचक है। विलयन को सूचक के रूप में इंडिकेटर है, इंडिकेट करता है कि अम्लीय में क्या होगा? लाल होगा, क्षारीय में क्या होगा? पीला होगा, इंडिकेट करता है। अब हम जानेंगे नीला लिटमस क्या है। नीला लिटमस जो है, नीला लिटमस, नीला लिटमस क्या होता है? ठीक है, लाल, अम्लीय में लाल होता है। अम्लीय में क्या होगा? अम्लीय में लाल हो जाता है, अम्लीय में लाल। और क्षारीय में, क्षारीय में नीला हो जाता है। क्या होता है? क्षारीय में नीला। ठीक है। अब हम जानेंगे कि अम्लीय क्षारीय पदार्थों को पता लगाने के लिए किस सूचक का प्रयोग होता है, किस सूचक का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यही बच रहा है, वेनिला एसेंस। तो ऑप्शन क्या होगा? वेनिला एसेंस होगा। ये ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ये क्या होगा? ये ऑप्शन से वेनिला एसेंस सही होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना मत भूलिए और स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम लोग आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचेंगे हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोहे की छड़ पानी में डूब जाती है, क्यों? लोहे की छड़ जो है पानी में डूब जाती है, क्यों? अब इसका भी कारण है। लोहे की छड़, पहला ऑप्शन क्या दिया? पानी के घनत्व छड़ के घनत्व से क्या है? अधिक होता है। पानी का घनत्व छड़ के घनत्व से अधिक होता है तब डूब जाती है। या दूसरा, पानी का घनत्व 2 गुना बढ़ जाता है, 2 गुना बढ़ने पर डूब जाती है। पानी का घनत्व छड़ के घनत्व से कम होगा, पानी का घनत्व छड़ के घनत्व से क्या होगा? कम होगा तब डूब जाएगी। चौथा क्या? पानी का घनत्व तथा छड़ का घनत्व के बराबर होगा तब। सुनिए, जब पानी का घनत्व छड़ के घनत्व से अधिक होगा, पानी का घनत्व, यदि पानी का घनत्व है, पानी का घनत्व छड़ के घनत्व से अधिक होगा तब, तो पानी का घनत्व अधिक, पानी का घनत्व छड़ के घनत्व से अधिक होगा। यदि पानी का घनत्व छड़ के घनत्व से अधिक होगा तो नहीं डूबेगा। जाहिर सी बात है, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। पानी का घनत्व 2 गुना बढ़ जाता है। क्या मतलब? घनत्व 2 गुना बढ़ जाता है। पानी का घनत्व छड़ के घनत्व से अधिक होगा तो नहीं डूबेगा, तो 2 गुना बढ़ने पर कैसे डूब जाएगा? पानी का घनत्व छड़ के घनत्व से कम होगा। हाँ, छड़ के घनत्व से क्या होगा? यहाँ मेन पॉइंट है, छड़ के घनत्व से कम होगा तो पानी का घनत्व, जब पानी का घनत्व कम होगा, छड़ का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। पानी का घनत्व क्या होगा? कम होगा। और छड़ का घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। तो क्या होगी? छड़ पानी में, लोहे की छड़ पानी में क्या होगी? डूब जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही जगह, ये तो गलती होगा। क्या होगा? ये गलती होगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच रहा है। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा कार्य कोशिकीय परिवहन के मार्ग और निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है, दोनों के रूप में कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम जानेंगे इसके बारे में, प्लास्टिड के बारे में।
प्लास्टिक, देखिए प्लास्टिक कुछ और भी बातें जान लें कि प्लास्टिक क्या है। प्लास्टिक का एक अपना डीएनए होता है, क्या होता है अपना, अपना एक क्या होता है, अपना एक डीएनए होता है। क्या होता है इसमें, क्या होता है डीएनए होता है। प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण करता है, प्रकाश संश्लेषण, और स्टार्च को भंडार करता है, स्टार्च को भंडार करता है। याद रखिए, ये भी चीज क्या करना है, याद रखना है। दूसरा दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस, क्या कहते हैं पावर हाउस, या कहते हैं बिजली का पावर हाउस, क्या कहते हैं इसको, कहते हैं पावर हाउस। क्या कहते हैं पावर हाउस भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, क्या कहते हैं पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी, एटीपी मतलब ऊर्जा का एक क्या है, एक ऊर्जा को भंडारित करता है, यानी कि ऊर्जा क्या करता है, ऊर्जा को भंडार करता है। यानी कि एटीपी का क्या होता है, एटीपी, एटीपी का मतलब ये होता है एटीपी ऊर्जा को क्या करता है, ऊर्जा को, ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी होता है। एटीपी क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, भंडार होता है, जिससे कि ऊर्जा 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 निकालता है। ठीक ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स, राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण करता है। क्या करता है, प्रोटीन, प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन को संश्लेषण करता है। प्रोटीन क्या करता है, प्रोटीन संश्लेषण करता है। ध्यान दीजिए, अंतःप्रद्रवी जालिका क्या है, अंतःप्रद्रवी जालिका, थोड़ा सा एक बात और जान लें कि ये यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है। क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसमें, कौन सा कार्य कोशिका परिवहन के मार्ग, परिवहन के मार्ग में, परिवहन के मार्ग में निर्माण सतह, तो दोनों के रूप में, परिवहन के मार्ग में और निर्माण के सतह के रूप में कौन सा कार्य करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन जाएगा, अंतःप्रद्रवी जालिका है। क्या ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, अंतःप्रद्रवी जालिका होगा, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए अपना। चलो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा साल का उदाहरण है, रबर है, झाग है, मिल्क ऑफ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फेम क्रीम, क्या है फेम क्रीम। ठीक है, ये क्या है, इसको हम जानेंगे। इसमें ऑप्शन क्या होगा, कौन सा उदाहरण, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का, यह एक प्रकार का क्या है, कोलाइडी है। क्या है, कोलाइडी, कोलाइडी, कोलाइडी विलियम, कोलाइडी विलियम जानते हैं क्या होता है, कोलाइडी जो विलियम होता है, कोलाइडी विलियम, कोलाइडी विलियम, ये होता है एक बिस्मांगी मिश्रण। क्या है, एक बिस्मांगी, एक बिस्मांगी मिश्रण है, एक क्या है, एक बिस्मांगी मिश्रण है। देखिए इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रा, हाइड्रा ऑक्साइड का, ऑक्साइड के छोटे छोटे कण होते हैं, ऑक्साइड का, ऑक्साइड का छोटे छोटे, छोटे छोटे, छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं। ठीक है ना, छोटे छोटे कण होते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के छोटे छोटे कण होते हैं। तो उसमें छोटे छोटे कण जो दूधिया के रूप में दिखाई देते हैं, किस रूप में दिखाई देते हैं, एक दूधिया के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होगा, ये साल के रूप में दिखाई देते हैं, किसके रूप में दिखाई देते हैं, ये सॉल के रूप में दिखाई देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा। हम जानेंगे आलू किस प्रकार के जन्म करता है। अभी टीचर थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन सब देगा, देखिएगा कि पिछला क्वेश्चन हम क्या बताया, लाइक अलाइन बार में।
तो आलू किस प्रकार से जन्म करता है, आलू किस प्रकार से जन्म करता है बताइएगा। आलू क्या है, एक मान लीजिए आलू एक भाग है, आलू काट कर कहीं खेती कर दिया जा रहा है, तो ये किसी से क्या वो किसी से भी वो निषेचन कर रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए कहने का मतलब है एक दूसरे से माने मेल फीमेल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। एक खेती क्या कह रहा है, एक अलैंगिक जनन से क्या हो रहा है, एक खेती हो जा रहा है, क्या हो रहा है, यानी कि अनसेक्सुअल हो रहा है, क्या हो रहा है, अनसेक्सुअल, अनसेक्सुअल, सेक्सुअल का मतलब लैंगिक होता है, अनसेक्सुअल तो अलैंगिक होता है, एक प्रकार क्या है अलैंगिक है। इसे किसी किसी यानी कि दो की जरूरत नहीं है, आलू के दो की जरूरत नहीं पड़ रहा है। लैंगिक मतलब अभी हम बता दें आप लोगों को, लैंगिक मतलब नर और मादा, नर तथा मादा, नर तथा मादा दोनों रहेगा, लेकिन इसमें कोई एक रहेगा, कोई एक रहेगा, क्या रहेगा, कोई एक रहेगा। तो आलू में सिर्फ क्या है, एक सिर्फ है, नर नहीं, नर है तो है, अगर नर है मादा तो है, कोई एक ही रह रहा है इसमें। तो एक की वजह से क्या होगा, ये अलैंगिक होगा, क्या होगा, अलैंगिक होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, अलैंगिक जनन होगा, क्या होगा, अलैंगिक जनन, ठीक है ना। अगर उसको काट कर भी बोया जाता है, उसको काट ही कर तो मतलब बोया जाता है। देखिए खेती किया जाता है एकदम आराम से, क्या होते हैं उसके जो बीज होते हैं, ये मान लीजिए कि आलू की खेती हुआ, ये पौधा है हमारा, ये पौधा है, पौधा है, पौधा है, ठीक है ना। अभी इसकी ये हमारा क्या है, ये जड़ है, क्या है, ये जड़ है। इसी जड़ में क्या होते हैं, इसके जो होते हैं फूल जाते हैं, क्या होते हैं, ये फूल जाते हैं, ये क्या होगा, इसका तना क्या होता है, फूल जाता है, फूलने के बाद क्या होता है, ये आलू हो जाते हैं, क्या होते हैं, ये आलू का एक रूप धारण कर लेते हैं, एक आलू का रूप धारण क्या करेंगे, एक आलू का रूप, इसे क्या कहते हैं, खा जाता है। तो एक ये आलू है। अब ये क्या होते हैं, ये अलैंगिक जनन होते हैं, क्या होते हैं, अलैंगिक जनन, समझ में आया? ठीक है, तो ये आप क्या करिए, स्क्रीन शॉट लीजिए और हमारा, ठीक है, स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा आप लोगों के साथ। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग एक साथ बने रहें, ठीक है दोस्तों। और हम लोग चल रहे हैं और आप से अलविदा ले रहे हैं, फिर मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों, नमस्कार और जय हिंद, जय हिंद और जय भारत, ठीक है दोस्तों, बाय बाय। स्क्रीन शॉट लीजिए आप लोग।